एक और हैकाथॉन आने वाले हैं, आने वाले हैं ना, मतलब पता तो चल गया ना क्या आएगा। और वो हैकाथॉन इस तरह का होगा कि जो आपने अभी हैकाथॉन बनाया ना, उसी हैकाथॉन को जो है आगे उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी। तो ये हैकाथॉन होगा, मतलब कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, एग्जिस्टिंग हैकाथॉन को ही इम्प्रूव करना होगा ताकि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बने। ई कॉमर्स वेबसाइट का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन वो कंप्लीट हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए फंक्शनैलिटी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी होगी। वो हैकाथॉन भी अनाउंस हो जाएगा और उसमें आप लोग मेनली जो है फोकस्ड होंगे एपीआईज वगैरह में। सैनिटी इम्प्लीमेंट होगा, एपीआईज वगैरह इम्प्लीमेंट होगी, तो वो सारी चीज़ें सर उसके लिए आप भी गाइड करें ना। जी कर देते हैं गाइड। ऐड टू कार्ट की अगर आप लोगों ने फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी हो तो किस तरह से करेंगे? कॉन्टेक्स्ट एपीआई और लोकल स्टोरेज रिडक्स से भी कर सकते हैं। रिडक्स क्या ब्रिजल कॉन्टेक्स्ट यहाँ से एपीआई ये होता है कि डेटा हम लोग ने टॉप पे रखते हैं, से आप हम फाइल पहले में वाली अच्छा होता है कि वो रिफ्रेश करने पे वो डेटा चला जाता है। चले जाता है, लोकल स्टोरेज भी नहीं जाता। नहीं, ब्रिजल किसी और काम के लिए जी। सर इसमें बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? रिडक्स यूज स्टेट क्या बेस्ट कौन सा ऑप्शन है ऐड टू कार्ट के लिए? स्टोरेज ऐड टू कार्ट के लिए? बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अरे मैं पहले आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बताएं कि कौन कौन जो है। किसी ने बोला रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज शॉपिंग कार्ट, किसी ने बोला मैं तो लोकल स्टोरेज का यूज करती जस्टैंड। आप तो तीन तीन बोल चुके हैं भाई, एक बोल वो आते जा रहे हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज स्टेट की बात कर लें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात कर लें, रिडक्स की बात कर लें। जितने भी आप YouTube पे अगर सर्च करें ना ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, तो आपको पढ़ाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई मेनली, रिडक्स के बारे में होगा। ये सब क्या है रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई? स्टोरेज लाइब्रेरीज। लेकिन करती क्या है? डेटा स्टोरेज। स्टेट मैनेज करते हैं ग्लोबली, जिसका मतलब ये है कि हमने यूज स्टेट पढ़ा था, लेकिन यूज स्टेट में एक ड्रॉबैक ये था कि जिस कंपोनेंट में आप वो स्टेट बनाते हैं वो उसी कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर सकते हैं प्रॉप्स के थ्रू, लेकिन वो जाहिर सी बात है बाहर किसी कंपोनेंट को नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यही कहता है भाई, स्टेट जब भी आप बनाओ वो आप ग्लोबल लेवल पे बनाओ, एक ऐसी जगह पे बनाओ जहां से हर कंपोनेंट उस स्टेट को चेंज कर सके। बट उसमें नुकसान ये है कि आप रिफ्रेश करते हैं तो स्टेट रहेगी या गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो हमारे पास ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए एक लाइब्रेरी है बहुत अच्छी, जिसमें थोड़े से सिक्योरिटी के इश्यूज है अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं कस्टम कोडिंग से। लाइब्रेरी का नाम है यूज शॉपिंग कार्ट। इससे आप बड़ी ही आराम से ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी क्या है? प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट का बटन होता है, आप उसको ऐड करते हैं तो आपके कार्ट में ऐड हो जाता है। फिर आप रिफ्रेश करते हैं तो वो कार्ट में रहना चाहिए, ऐसा ना हो रिफ्रेश करने के बाद गायब। तो लोकल स्टोरेज इसमें कनेक्ट करते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ब्राउज़र के अंदर एक स्टोरेज है जिसको लोकल स्टोरेज कह रहे हैं, और एक और स्टोरेज है जिसको हम कुकीज़ कह रहे हैं। बट खैर, ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है ये आपको बने बनाए फंक्शन देती है। जैसे इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है ऐड आइटम। ऐड आइटम का फंक्शन क्या कर रहा है? ये देखें, ऐड टू कार्ट का बटन है, ऐड टू कार्ट मैंने किया तो ये बनाना जो है वो कार्ट में ऐड हो गया, उसकी प्राइस ऐड हो गई, उसकी आईडी ऐड हो गई, उसका नेम ऐड हो गया, उसकी वैल्यू ऐड हो गई, क्वांटिटी ऐड हो गई। अगर मैं 10 ऐड करना चाह रहा हूँ 10 भी ऐड कर सकता हूँ, तो इसकी क्वांटिटी अब 11 हो गई। मतलब ये जो लाइब्रेरी है ये आपकी बड़ी आसानी से हेल्प कर देगी ऐड टू कार्ट इम्प्लीमेंट करने में। अब यहाँ से अगर मुझे रिमूव का भी एक फंक्शन है, रिमूव पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड टू कार्ट से बनाना रिमूव हो गया। इसी तरह से क्वांटिटी मुझे बढ़ानी है, इंक्रीमेंट का फंक्शन है, डिक्रीमेंट का फंक्शन है। इस तरह से काफ़ी सारे इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं
जिसको यूज़ करते हुए आप ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का जो नाम है वो है यूज़ शॉपिंग कार्ट। ये रिएक्ट के साथ आप लोग नेक्स्ट.js के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट तो विदाउट लॉगिन तो कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ऐड टू कार्ट तो विदाउट ठीक है। लॉगिन होता है, लेकिन जब हम चेकआउट करते अच्छा, हैं तो हम लॉगिन। पेमेंट्स के लिए पेमेंट वैसे ऑप्शनल है, उसमें लिखा हुआ नहीं है। हैकाथॉन जो आपका अब आएगा ना, उसमें ऐड टू कार्ट तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना दी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आराम से बनी बनाई चीज़ें देगी। प्रोफेशनली क्या होता है यार? अगर आपने पेमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? एक ऑप्शन है स्ट्राइप। अच्छा, स्ट्राइप पाकिस्तान, स्ट्राइप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कार्ड के थ्रू पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, स्ट्राइप आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको साइन अप करते हैं, यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, तो ये दो ऑप्शन देता है। एक टेस्ट अकाउंट जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो करेंसी होगी वो डमी होगी। कोई भी परचेज करेगा वो तो डमी कार्ड से परचेज करेगा। तो स्ट्राइप जो है आपको एक टेस्टिंग अकाउंट भी देता है जिससे आप डेवलपमेंट वगैरह के काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को अपना रियल स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें रियल करेंसी इम्प्लीमेंट हो, जिसमें असली पैसे जो है इन्वॉल्व हो, उसके लिए आपको यहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, बाहर की कंपनी होनी चाहिए। पाकिस्तान की कंपनीज अगर हैं तो स्ट्राइप में अकाउंट नहीं बन सकता। स्ट्राइप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पेयोनियर इस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं देता ना कि कार्ड से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। पेयोनियर के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आप लोग देख लें, अगर हो सकता है तो कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है उसमें लिमिटेशंस होंगी, कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे। अब पेयोनियर में भी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ बना लें, लेकिन पहले बिजनेस बनाना पड़ेगा। और ये बिजनेस है भाई परवेज भाई का, यहाँ बैठे हुए पीछे कारोबार चल रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन ये है जो कि अमूमन बाहर के क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को अगर ये आता है टेस्ट करना, इसके टेस्ट अकाउंट अगर आपने यूज़ किया तो रियल अकाउंट भी बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है। तो टेस्ट अकाउंट को यूज़ करते हुए आप स्ट्राइप सीख सकते हैं, और बाहर की जितनी भी ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में अगर आप पेमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो स्ट्राइप को यूज़ करते हैं। तो पेयोनियर नहीं यूज़ करेंगे, वो स्ट्राइप यूज़ करेंगे। तो स्ट्राइप की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए करना है या ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बाहर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी। अब ये किस तरह से काम करता है वो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बट ये भी एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पेमेंट लेने में हेल्प करेगा। तो लेमन स्क्वीजी और स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्ट्राइप की आपको वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगेन जो आपका हैकाथॉन आएगा उसमें ये वाली चीज़ ऑप्शनल होगी। आप लोग करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई माइनस नहीं होगा, कोई पॉइंट। अच्छा, तो मैंने दो चीज़ें बताई हैं। एक कार्ड की फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ शॉपिंग कार्ड, लाइब्रेरी का नाम है। पेमेंट्स के लिए स्ट्राइप। ऑथेंटिकेशन वो भी ऑप्शनल है, ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ ऑप्शनल होगी, तो वो आज हम देखेंगे, वो आज हम पूरी इम्प्लीमेंट कर लेंगे बड़ी आराम से। अच्छा, ट्रैकिंग के लिए आपको बहुत सारे लोगों को सरअमीन ने कुछ एपीआईज वगैरह का बोला है। कौन कौन सी एपीआईज बोली हैं? शिपमेंट एपीआई की, अली एक्सप्रेस की, इजी पोस्ट की। तो आप लोग उसको एक्सप्लोर करें। अगर उसमें लिमिटेशन होती है कि भाई आप जो है नहीं कर सकते उनकी एपीआई, ऐसे टेस्ट एपीआई तो देते होंगे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि स्ट्राइप जैसे प्लेटफॉर्म भी टेस्टिंग के लिए एपीआई दे रहा है फ्री में, कि आप टेस्टिंग वगैरह डेवलपमेंट वगैरह कर सके। उसमें असल शिपमेंट नहीं होंगी,
और टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उसमें टेस्टिंग का ऑप्शन होगा। मैंने कभी ट्रैकिंग एपीआई यूज़ नहीं करी है यहाँ की, तो इसलिए जो है आप लोगों को क्या करना होगा, उसके बारे में एक्सप्लोर करना होगा। जैसे पोस्ट एपीआई कौन कौन सी है, नाम दिए वैसा नहीं है, वो आपको हैकाथॉन जब आपको देंगे तो उसमें भी मेंशन होंगे नाम, किस किस की एपीआईज आप यूज़ कर सकते इजी हैं। पॉज। अच्छा, यूज शॉपिंग कार्ड हो गया, कार्ड की फंक्शनैलिटी के लिए। पेमेंट्स के लिए स्ट्राइप हो गया। प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ पे स्टोर होंगे, सैनिटी में स्टोर होंगे। तो इस तरह से आपका जो है पूरी डायनेमिक वेबसाइट बन जाएगी ई कॉमर्स की। तो आपको वही करना होगा जो अगला हैकाथॉन आएगा उसमें भी जो आपका एग्जिस्टिंग हैकाथॉन है उसी को इनहेंस करना होगा, जो मतलब ई कॉमर्स अभी बना है जी। सैनिटी को मैंने देखा तो इसमें एक डाउनसाइड मैंने देखा, अगर आपके पास लार्ज सेट ऑफ डेटा है तो ये सैनिटी के अंदर हम लोग किस तरह से बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अभी हमें सैनिटी आता है, तो सैनिटी में अगर आपने 2000 प्रोडक्ट्स एक साथ डालने तो कैसे डालेंगे, एक मैन्युअली तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट लिखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का एक कोड लिखते हैं जो क्या करता है, सैनिटी में आप सबसे पहले आपके सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो CSV फाइल के अंदर रखेंगे, सारे प्रोडक्ट्स आ गए। फिर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, वो क्या करेगा, एक एक करके प्रोडक्ट उठाएगा सैनिटी में डाल देगा, एक एक करके प्रोडक्ट उठाएगा सैनिटी में डाल देगा, या बल्क में भी उठा सकता है, 10-10 करके उठा के डालना है। तो वो स्क्रिप्ट आप चला के छोड़ देंगे, वो 10-15 मिनट में सारे प्रोडक्ट्स सैनिटी में डाल देंगे। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ जी। तो कुछ कोड गलत लिखा होगा ना, क्यों एरर आ रहा है। सर बहुत इजीली हो गया था। बहुत इजीली हो गया था। यस सर, मैंने क्या है। ठीक है, कुछ एरर हो सकते हैं आपके कोड इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आपके पास स्लग वाली एक चीज़ होती है, स्लग भी छोड़ें, आप आईडी से भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे, जैसे उस प्रोडक्ट के पेज पे आए, आपने क्या किया, आईडी से डेटा फेच कर लिया उस प्रोडक्ट का। इस तरह की चीज़ हमने करी हुई थी बुक्स की एपीआई में। स्लग से भी कर सकता है, आपको सही ग्रॉक की भी लिखनी है। स्लग से किया है, देखो यार, बताओ भाई, हो जाते हैं। पढ़ाओ भाई सही तरह, ट्यूशन लो इसकी। आगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन छोड़ दूं, सर ऑथेंटिकेशन एक करा रहे हैं एग्जांपल हम। मैं करा चुका हूँ उसकी, बुक्स एपीआई से करा चुका हूँ। सैनिटी इतना यार, मैंने कहा ना, सैनिटी के अंदर क्या मुश्किल है, स्कीमा लिखना। स्कीमा अगर लिख रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड शायद मैं बना भी चुका हूँ। सर आपकी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। मौजूद है ना, Yes, sir. डायनेमिक है ना शायद। यस सर। डायनेमिक है, और क्या चाहिए, आपने जाके सर्च करना है हमजा सैयद सैनिटी, तो शायद ये वाली वीडियो है, ये कंटेंट। हाँ। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनाई है सैनिटी को यूज करते हुए। वो पूरी वेबसाइट नहीं बनाई है, बस प्रोडक्ट, ये जो डायनेमिक वाला काम है वो कराया था। तो और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो और भी लोग, आप इंटरनेट पे सर्च करें, बहुत लोगों ने बनाई हुई ई कॉमर्स सैनिटी को यूज करते हुए, आपको मिल जाएगी। कार्ड के लिए मैंने लाइब्रेरी बताई ना, यूज शॉपिंग कार्ड। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगी तो आपको आइडिया होगा। इसमें है फायदा ये कि सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, बस आपने सही जगह पे फंक्शंस कॉल करने। जैसे ऐड आइटम का फंक्शन है यहाँ पे, ये रहा ऐड आइटम का फंक्शन है, इसको बस सही जगह पे कॉल करना है और इसके अंदर सही डेटा पास करना है। मैंने आपको ना प्लेटफॉर्म बता दिए, आप लोग जाके रिसर्च करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है ये। हमारे पास और भी टॉपिक है ना, आज टॉपिक कवर करने हैं तो मैं उसको छोड़ दूँ, वो तो करना है ना। तो आप लोग भी तो कुछ मेहनत करें। वो
अभी बगैर इस चीज़ को एक्सप्लोर करें आप लोग बोल रहे हैं कि करा दें, तो फिर ये तो फेयर बात नहीं है ना। पहले इस चीज़ को खुद से इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद बोलें। अब तो आप लोग सीनियर हो गए, 16 क्लासें हो गई हैं नेक्सस की, तो अब तो आप लोग पढ़ाना चाहिए मुझे आप लोगों को। तो ऐसी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करें पहले, इससे रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी भाई, क्या सब तो मिल रहा है, सब अवेलेबल है। YouTube पे जाके आप सर्च करें यूज शॉपिंग कार्ट, हाउ टू यूज शॉपिंग कार्ट, मिल जाएगी आपको जी। इस लाइब्रेरी से नहीं जाएगा, अगर आप ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद भी रहेगा। तो इसमें आपका जो भी डेटा है ना, वो लोकल स्टोरेज, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ब्राउज़र के अंदर एक स्टोरेज होती है, वहाँ सेव कर रहा था। सर ब्राउजर चेंज करेंगे फिर तो चला जाएगा। फिर चला जाएगा। इसमें भी हाँ ये होता ही है। नहीं ब्राउजर चेंज करें तो करना ही क्यों है? अरे बाकी तो बना लेना, पहले बाकी बना लो ट्रैकिंग का, फिर देख लेना, फिर मैं रिसर्च करेंगे और कुछ ना कुछ मिलेगा ना। हाँ तो बस रहने दो ना। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कर लें, तो वो आप लोगों को बता दे भाई ये API यूज़ कर लो। ये तो है यार, चलो बड़ी ये बाकी इस चक्कर में कहीं ये नहीं सोचो पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, फिर तो मेरी ये सोचो कि भाई अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर फिर तो मेरी अपने जो भी टास्क है उसको माइलस्टोन्स में तोड़ दो। ऐड टू कार्ट पे फोकस करो, सैनिटी पे फोकस करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करो। सर मैंने लोकल स्टोरेज का यूज़ किया हुआ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा अगर हो इसकी जाएगा, वही कर ले। हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी जी, वो भी accept कर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनको पहले सैनिटी में डालना होगा, फिर जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं वहाँ वहाँ आपने सैनिटी से डेटा फेच करना होगा। UI सेम रहेगा, आपने बस नेम, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की प्राइस, ये सब फेच करके आपने जो है उसमें शो करानी होगी बस। UI सेम रहेगा, टेलमेंट जो है ना वो सेम रहेगी, बस आपने उसी कंपोनेंट में डेटा फेच करने वाला काम करना। ऐसे होना चाहिए। तो तैयारी खुद ही रोले थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, अभी तो इतनी नेक्स्ट ईयर्स के अंदर बहुत चीज़ें हैं, और आप लोग जब रियल वर्ल्ड में काम करने जाएंगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप बोलोगे तो आती नहीं है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, हर प्लेटफॉर्म अपनी APIs या डॉक्यूमेंटेशन देता है। कल को कोई बोले वेदर API यूज करनी है, फला वेदर API यूज करनी है, तो आप उस वेदर API की डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं, उन्होंने सब चीज़ें बताई हुई होती हैं। तो हर प्लेटफॉर्म अपनी डॉक्यूमेंटेशन देता है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको Next.js आती है तो Next.js जैसी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो ईजिली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको क्या लगता है सिर्फ Next.js है मार्केट में? बहुत लाइब्रेरीज है भाई, गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन Next.js आती है तो भाई हम और भी आराम से बना लेंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करना है, अगर आपको APIs का कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। Shopify को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेइंतहा आपके पास चीजें हैं। आप सब चीजें तो हम क्लास में नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है क्लास में हम कॉन्सेप्ट देंगे कि भाई क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, जिससे आप अपनी लर्निंग करके वो चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आ जाते हैं भाई टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मिडिलवेयर से। कहाँ गई? मिडिलवेयर मैंने बनाया था, उसके अंदर क्या क्या होता है? मतलब क्या नाम है, वो रिक्वेस्ट करते हैं ना, ओके, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो वो चेक करते हैं ये लॉगिन क्लास का नाम है GIAC तो उस पेज का एक्सेस देगा, अगर नहीं है तो उस पेज का 117। भाई सबसे ज़्यादा क्लासें हो गई हैं ऐसा लग रहा है, मतलब अब कुछ क्लास है तो 13 क्लासें हुई है सिर्फ, मिडिलवेयर से होकर जाएगा। मैंने जाना है वहाँ छुट्टी के जाना है। एक भी छुट्टी नहीं हुई है भाई, किस्मत अच्छी है। अच्छा, रात वाली क्लास जो है ना, आज के दिन की रात वाली क्लास, उनकी 15-14 क्लासें हुई हैं। सर हमारी छुट्टी क्यों नहीं होती?
क्योंकि जो भी हालात खराब होते हैं ना वो रात में होते हैं, वो सुबह सब सो रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी क्लास हो जाती है। क्यों उठाया जाता है? सर हमारी भी छुट्टी करवा दें। सर हमारी किस्मत इतनी बुरी है। अरे हम लोग छुट्टी देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग घर पे जाके कुछ करेंगे नहीं ना, आप लोग सो जाएंगे, सोते रहेंगे सर। सोते रहेंगे। तो हम जगाने के लिए बीच बीच में क्लास रख देते हैं। अभी भी अगर छुट्टी होती तो कौन सर्दी में उठता, सब सो रहे होते। सर सोते ही सुबह आए। सो ही है। अच्छा, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, npx create -next dash। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पिछले वाले हैकाथॉन में अभी भी फंसे हुए हैं? हो गया। एक ने हैंड रेज किया। अच्छा, 2 3। अच्छा, और कैसा वाला फंसे हुए हैं? फंक्शनैलिटी तो है ही नहीं, ट्राई नहीं किया आपने? आपने अभी बोला ना, आपने ट्राई नहीं किया। नहीं आपके पीछे जी, इजी है। नहीं अरे आपके पीछे, अभी आपने बोला ना ट्राई नहीं किया। अरे तुमने बोला झूठ बोल लो, उनके लिए क्यों बोल लो, वो अपने लिए बोलेंगे। ऐसे बोलूंगा चुपके से, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग फंसे हुए हैं वो क्या करें भाई? अच्छा, फंसे हुए से मुराद ये, जो नहीं कर रहे उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो VIPs हैं, उनका हम क्या कहेंगे, घर जाके तो नहीं करा सकते। हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, तो भाई मैंने क्या तरीका बताया? आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स के अंडर भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और इतना एक्सटेंसिवली ये लोग हेल्प कर रहे होते हैं ग्रुप्स में और जो है जगह जगह। तो इनको पकड़ो ना, इनसे दोस्ती करो। अब मैं आपकी जगह होता, मैं कहीं फंसता, मैं तो चले जाता, मैं परवेज भाई के पास जाता, परवेज भाई ये सॉल्व कर दे यार, ये अटक गया हूँ मैं। परवेज अरे दिखाओ ऐसे 2 3 कोड लिख के सही। सर हम लोग तो वेट कर रहे होते हैं, कोई आता नहीं है, लेकिन तो आप चले गए ना। सर हमें क्या पता किसको नहीं आ रहा। किसको नहीं? हाँ, अच्छा, आप सीनियर स्टूडेंट, मैं समझा आप कह रहे हैं स्टूडेंट जो है उनके पास कोई लीडर नहीं आता। तो भाई स्टूडेंट लीडर्स तो तैयार बैठे हुए हैं कि भाई कोई बुलाएगा तो आएंगे, हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग अगर खुद नहीं जाएंगे उनके पास, फिर तो अटके ही रहेंगे, Q2 में अटके रहेंगे। और Q2 ऐसा थोड़ी होगा चलता ही रहेगा, कभी ना कभी तो एंड करना होगा ना। यस सर। तो जब एंड होगा तो आपका कितना वक्त ज़ाया हुआ? एंड हुआ और आपने Q3 में नहीं गए, Q2 से ही बाहर निकल गए, तो कितना वक्त ज़ाया हुआ? 10 महीने 8 1 साल। तकरीबन आप लगा लें 1 साल, छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब मिला के 1 साल का कोर्स था। देख लो, वेस्ट करना है टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद आप वेस्ट करने के बाद जब 1 साल के बाद चले भी जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर बोलोगे कि हाँ यार अब पिछली दफ़ा मैंने ये गलतियाँ करी थी, अब मैं शुरू से पढ़ूंगा। क्योंकि बाहर कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या करोगे? सिलाई विलाई आती है? लड़कों को भी नहीं आती होगी, लड़कियों को भी नहीं आती होगी। सर आती है। नहीं आती? सर आती है। आती है, यस सर। कुछ लोगों को आती होगी। अरे जोहे, क्या बात है भाई, 2-3 दिन से छुट्टियां कर रहे हो तुम, 2-3 हफ्तों से एक छुट्टी करी है। हो गया वलीमा? हॉस्पिटल में था? खैरियत? बाद में भरूंगा। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं वापस। ब्लैक स्क्रीन किसने करी है? ओके, हमारे पास एक टॉपिक है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? 2 APIs के बीच ट्रांसलेटर बैठा हुआ है। सर ये चेक करता है रिक्वेस्ट करने से पहले
हाँ तो इतना मुश्किल करके नहीं बोल रहे। दो APIs के बीच ट्रांसलेटर सर रिक्वेस्ट जाने से पहले चेक करता है या नहीं, नहीं ऐसे नहीं करता। थोड़ा जोर से बोलो। रबड़ी। सर रिक्वेस्ट जाती है ना जब ये चेक करता है ऑथेंटिकेशन है या नहीं, अगर है तो वो उस पेज पे जाने देगा, वरना दूसरे पेज पे कर देगा। सही है, सही है। मिडिलवेयर एक फंक्शन है, ये भी सही है। जो ऑनलाइन क्लास में हम रबड़ी वबड़ी खा रहे थे तो ये उससे अच्छा जी, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के अंदर क्या चीज़ है भाई? एक ऐसा फंक्शन है नेक्स्ट.js के अंदर जो कि आप बड़ी आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसका काम ये है कि जब भी आप जो है किसी भी वेबसाइट के किसी भी नहीं अपनी वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपका ब्राउज़र, पहले मैंने ब्राउज़र बनाया था कल, वही वाला उठाऊंगा आ गया ये। जब भी आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पेज की, और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई उस रिक्वेस्ट से जाने से पहले क्या हो भाई, एक सिक्योरिटी चेक हो। वो सिक्योरिटी चेक क्या होगा? एक सेकंड, पहले मैं पूरा, तो ये हमारे पास लोकल होस्ट 3000 पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारा होम पेज खुलता है। तो रिक्वेस्ट जब जाएगी, रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर पे जाती है, लेकिन सर्वर से पहले यहाँ पे एक अदर चीज होगी जिसका नाम है मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर का काम ये है कि भाई आपकी जो भी रिक्वेस्ट ब्राउजर से जाएगी सर्वर पे, नेक्स्ट.js के सर्वर पे, उससे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, इस फंक्शन क्या काम कर सकते हैं? इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे जब भी कोई भी यूजर आएगा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/डैशबोर्ड वाला पेज किसी ने एक्सेस करना है, तो वो यहाँ ब्राउजर पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखता है लोकल होस्ट 3000/डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वाला ऐसा पेज होता है जो कि सिर्फ लॉगिन हुए हुए यूजर्स को हम एक्सेस करने दे सकते हैं। तो अब कोई बंदा आता है, वो यहाँ लिखता है लोकल होस्ट 3000/डैशबोर्ड, उसकी रिक्वेस्ट जाती है भाई सर्वर पे। सर्वर पे जाने से पहले यहाँ बीच में क्या आ जाता है? मिडिलवेयर ये चीज चेक करेगा कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो यहाँ एक मिडिलवेयर के अंदर कुछ कोड लिखा होगा जो कि चेक करेगा कि भाई यूजर लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो मिला फॉल्स, मतलब लॉग्ड इन नहीं है। तो अब ये क्या करेगा? मिडिलवेयर क्या यहाँ सर्वर पे जाने देगा इसे? नहीं जाने देगा, बल्कि मिडिलवेयर इसको क्या कर देगा? लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा, जो कि आपका यहाँ नीचे होगा। तो रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज के अंदर। क्या था? इतनी जोर की जमाई की आवाज आई है, मैं पता नहीं घर पे बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा मिडिलवेयर? अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वो क्या करेगा? लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा उसे। तो लॉगिन वाले पेज पे यूजर आ जाएगा, लॉगिन। तो इस तरह से मिडिलवेयर में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है जो कि ये चेक कर रही है कि भाई अच्छा, ये जो आपकी हिट थी जो कि यूजर डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा था, वो डैशबोर्ड पे जाएगा नहीं जा सकेगा, बीच में मिडिलवेयर उसे रोकेगा। मिडिलवेयर एक सिक्योरिटी लेयर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट.js के अंदर मिडिलवेयर बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो अब हम नेक्स्ट.js के अंदर मिडिलवेयर बनाएंगे जिसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि रीडायरेक्ट कैसे करना है। तो मिडिलवेयर के बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पे हमने लिखा गूगल पे मिडिलवेयर इन नेक्स्ट.js,
तो मिडलवेयर हमारे पास आ गया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम खोल लेते हैं। मिडलवेयर अलाउज यू टू रन कोड बिफोर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। मतलब जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट कंप्लीट करने से पहले मिडलवेयर चलेगा। मिडलवेयर एक और जगह काम आ सकता है सिक्योरिटी के लिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। कोई जाहिर सी बात है, बहुत सारे हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फेक ट्रैफिक भेजते हैं आपकी वेबसाइट पे। बहुत ज़्यादा लाखों यूजर्स आपकी वेबसाइट पे भेज रहे हैं, फेक बॉट्स होते हैं वो। तो फेक आपके पास ट्रैफिक भेज रहा है, आपकी वेबसाइट इतना लोड बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, वो क्रैश हो जाएगी। नेक्स्ट.js पे तो बर्दाश्त कर लेगी, वो वर्डसेल जो है उसको आप स्केल कर देगा, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे ना उसके। तो मिडिलवेयर में आप सिक्योरिटी लगा सकते हो कि कोई भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट आएगी, मिडिलवेयर चेक करेगा भाई कोई ये स्पैम तो नहीं कर रहा है, कोई बॉट तो नहीं है। अगर बॉट होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो मिडिलवेयर एक बिल्कुल लाइट वेट फंक्शन है जो कि आप सिक्योरिटी वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। गेट कीपर है, बिल्कुल एक गार्ड की तरह है, जो कि आपके पास अगर आपको सर्वर हिट करना है तो उस गार्ड से होते हुए गुजरना पड़ेगा। गार्ड चेक करेगा आपका कि भाई आप सही यूज़र हैं या नहीं। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है भाई ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लॉगिन का, जो अभी मैंने एग्जांपल दी। ऑथराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई एडमिन है फला बंदा या यूज़र है, उसके लिए सर्वर साइड रीडायरेक्ट्स किसी और पेज पे अगर यूज़र को भेजना हो तो वो कर सकते हैं। पाथ रीराइटिंग, उसको छोड़ देते हैं। बॉट डिटेक्शन, जो कि अभी मैंने बताया कि भाई वो चेक करेगा कि बॉट तो नहीं आपकी वेबसाइट पर आ रहा कोई। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। अब ये कह रहे हैं भाई मिडिलवेयर बनती कैसे है। बहुत आसान है। नेक्स्ट.js के अंदर इन्होंने कहा आपने एक फाइल बनानी है जिसका नाम होना चाहिए middleware.ts फाइल का नाम यही होना चाहिए, कुछ और नहीं रख सकते। अच्छा, और क्या कह रहा है, इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट टू डिफाइन मिडिलवेयर फॉर एग्जाम्पल एट द सेम लेवल एज पेजेस और ऐप और इनसाइड SRC इफ एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब है? SRC के अंदर जो ऐप की रूट है। तो इतनी बड़े इन्होंने लिखा हुआ है, बनाऊं कहाँ हमारे केस के अंदर? सर ऐप के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट खोला हुआ है, SRC के अंदर बनाऊं या SRC के बाहर बनाऊं? SRC के अंदर। हमारे केस में SRC का फोल्डर है तो हम SRC के फोल्डर के अंदर बनाएंगे। इन्होंने सिंपल सी बात बोली हुई है कि भाई जहां आपको ऐप का फोल्डर नजर आए ना उसके बराबर में बनाओ। ऐप के अंदर नहीं बनाना, ऐप के बराबर में बनाना। तो हमारा ऐप का फोल्डर SRC के अंदर है तो हम SRC के अंदर ही बना देंगे middleware.ts। तो हमारे पास ऐप के फोल्डर के बराबर में ही हमने middleware.ts की फाइल बना दी। इसके अंदर हम मिडिलवेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये मिडिलवेयर बन गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है बस। तो देखते हैं भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है। अच्छा, ये कह रही है भाई आपके पास ये रहा आपका मिडिलवेयर का फंक्शन जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये मिडिलवेयर कुछ भी नहीं कर रहा, ये एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है बस। ये मिडिलवेयर इन्होंने छोटा सा इंप्लीमेंट किया। अच्छा जी, इस कोड को काम करते हैं, हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। भूल गया तो फिर डॉक्यूमेंटेशन से देख लेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मिडिलवेयर, मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा और हमारे पास मिडिलवेयर के अंदर जैसे APIs के अंदर रिक्वेस्ट का पैरामीटर आता है वैसे ही मिडिलवेयर के अंदर भी रिक्वेस्ट का पैरामीटर आता है। उसकी डेटा टाइप आपको इंपोर्ट करानी होती है नेक्स्ट सर्वर से। तो नेक्स्ट सर्वर से हमने डेटा टाइप इंपोर्ट करा दी और ये हमारा एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर आएगा जैसे APIs के अंदर आता है। अब हम क्या करते हैं, एक कंसोल करा देते हैं मिडिलवेयर रन
और रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। अच्छा अभी देखते हैं ये मैंने क्या लिखा है, बट फिलहाल हमें कंसोल तो दिख रहा है, कंसोल कहाँ प्रिंट होता है, टर्मिनल पर। तो हमने कंसोल प्रिंट कराया है और हमने फिर आखिर में लिख दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स Dot next। नेक्स्ट। ये वाली लाइन क्या करती है अभी हम डिस्कस करते हैं, बट नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमने यहाँ ऊपर से इंपोर्ट कराना होता है, जो कि हमने एपीआईज के अंदर भी कराया था, तो वही Yes, चीज़ sir। यहाँ भी यूज होगी। सेव करते हैं, मैं आता हूँ भाई, इसको चला लेते हैं। सबसे पहले npm रन डेफ। run dev। तो हमारे पास हमारा सर्वर चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट 3000। अच्छा क्या रिजल्ट आएगा, हमारा होम पेज खुल गया, कुछ भी नहीं आया। एक डायरेक्ट क्या हमारा मिडिलवेयर कॉल हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करूं कि मिडिलवेयर चला या नहीं चला। कंसोल में। टर्मिनल के अंदर हमारे पास लॉग प्रिंट हो रहे होंगे, और ये तो इतने सारे हो गए, ये क्या मसला हो गया। दोबारा से चेक करते हैं, अभी ये पता नहीं इतने सारे हो गए, रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं ये फिर इतने सारे हो गए। होना तो क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि एक बार दफा होना प्रिंट चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये तो इतनी दफा प्रिंट कर रहा है। क्यों? किसका इशू है, लैपटॉप का इशू है। ये इतनी दफा प्रिंट करने का भी रीजन है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमने ये चीज देखी कि हमारा पेज लोड होने से पहले मिडिलवेयर चल रहा है। मिडिलवेयर आपके कॉल होने से पहले, रन पेज खुलने से पहले मिडिलवेयर चलता है, जहां आप सिक्योरिटी वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो लाइन है जो कि मैंने अभी लिखी है लास्ट में, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, ये क्या काम कर रही है, ये जहां आपकी रिक्वेस्ट जा रही थी वहां वो बोलेगी हाँ भाई जाने दो, कहीं रीडायरेक्ट नहीं करो। जैसे हमारी डायग्राम के अंदर अगर यूजर लॉग्ड इन होता है, अगर यूजर पहले से लॉग्ड इन है, ये ट्रू होता हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन लिखी जिसके अंदर हमने लिखा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट next। नेक्स्ट। ये वाली लाइन क्या करेगी, ये आपकी रिक्वेस्ट जहां जा रही थी ना वहां जाने देगी। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट होम पेज पे जा रही थी तो जाने देगी आप। जाने देंगे। तो ये लाइन बेसिकली ये काम करती है कि जहां आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वहां जाने देगी, कहीं बीच में रीडायरेक्ट वगैरह कहीं नहीं करेगी। चाहिए। तो ये फंक्शन आपके पास ये करता है। तो हमने यही काम किया था कि हमने कहा मिडिलवेयर कॉल हो वो सिर्फ क्या करे, कंसोल प्रिंट करे, और जहां मेरी रिक्वेस्ट जा रही है उसको जाने दे, कहीं रीडायरेक्ट कहीं कुछ ना करे, बस जहां रिक्वेस्ट जा रही है जाने दे, मिडिलवेयर उससे पहले चले। उसके अंदर यहाँ पे कंसोल हमने प्रिंट कराया। लेकिन अभी भी मसला ये है कि इतने सारे मिडिलवेयर क्यों प्रिंट हो रहे हैं, होना तो एक चाहिए। जी किसी को आंसर पता है? रीडायरेक्ट का तो कोड ही हमने नहीं लिखा ना, हम तो कह रहे हैं जहां रिक्वेस्ट जा रही है वहां जाने दो। अगर मैं रीडायरेक्ट करता तो वो फिर होम पेज से होम पेज होता, यहाँ तो रीडायरेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन वो इतने सारे करा रहे हैं। लेकिन ये तो 7-8 हो रहे हैं। नहीं, री रेंडर फ्रंट एंड पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है, मिडिलवेयर सर्वर साइड पे चलती है, तो री रेंडरिंग तो होगी नहीं।
और ये 7-8 दफ़ा थोड़ी ऐसे होने लग गई तो फिर तो ख़राबी है फिर। जितने वो लिखे जी ख़वातीन में जी क्या मसला है? चल रही। मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर जो है जाके एक नेटवर्क का टैब होता है वो खोल लिया मैंने। नेटवर्क का टैब आपको बता रहा होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो उस वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें लोड हो रही हैं। इमेजेस लोड होती हैं, HTML की फाइल होती है, CSS की फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। तो ये नेटवर्क के टैब में आके आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल्स आ रही हैं और उन फाइल्स को आने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास कितनी फाइल्स आ रही हैं। काफ़ी सारी आपके पास फाइल्स आ रही हैं। फॉन्ट की फाइल भी आ रही है, HTML की फाइल भी आ रही है, इमेज की फाइल भी आ रही है, उसके अलावा CSS की भी फाइल आ रही है, फेविकॉन की भी फाइल आ रही है, ये जो लोगो है नेक्स्ट.js का उसकी भी फाइल आ रही है। तो मिडिलवेयर हर एक फाइल के लिए चल रहा है। जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट 3000 ये हमारा होम पेज है बगैर CSS के। पहले इसके लिए मिडिलवेयर चला, फिर उसके बाद वो इमेजेस भी तो लानी है ना उसे, तो इमेजेस जब लेने गया तो उसके लिए भी मिडिलवेयर चला। CSS नहीं, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट की फाइल है, फॉन्ट की फाइल लेने गया उसके लिए भी आपके पास क्या चली, मिडिलवेयर चला। तो मिडिलवेयर हर एक फाइल के लिए चल रहा है, जिसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए नहीं चल रहा होगा, बट उसके अलावा जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं उनके लिए मिडिलवेयर चल रहा है। जिसकी वजह से जब हम मिडिलवेयर को चला रहे हैं तो इतने सारे कंसोल प्रिंट हो रहे हैं। तो मिडिलवेयर हर फाइल के लिए चल रहा है। तो मुझे तो हर फाइल के लिए नहीं चलाना, मुझे तो सिर्फ होम पेज के लिए चलाना। तो इस चीज को भी नेक्स्ट.js में कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? मैं चाह रहा हूँ मेरी मिडिलवेयर सिर्फ होम पेज के लिए चले, ये सारी फाइल्स को इग्नोर कर दूँ। सर पार्ट डिफाइन करेंगे। तो वापस मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे एक चीज़, एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर सकते हो जिसका नाम है कॉन्फिग, और इस कॉन्फिग के अंदर बता सकते हो कि भाई आपकी मिडिलवेयर किस किस पाथ पे चलनी चाहिए। इस वाले केस में कह रहे हैं अबाउट पे चले, और अबाउट के आगे जितने भी पेजेस हैं उन पे चले। हमारे केस में हम जा रहे हैं सिर्फ होम पेज पे चले। इस फंक्शन का नाम कॉन्फिग ही होगा, कुछ और नहीं रख सकते। फंक्शन नहीं, सॉरी, इस वेरिएबल का नाम आपको कॉन्फिग ही रखना है, कुछ और नहीं रख सकते। और इस ऑब्जेक्ट को लाजमी एक्सपोर्ट करना है, वरना ये नहीं चलेगा। तो आता हूँ भाई मैं अपने कोड के अंदर, मिडिलवेयर हमारे पास चल रही है लेकिन ये हर फाइल के लिए चल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आता हूँ मिडिलवेयर के नीचे एक चीज, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा कॉन्फिग। यही नाम होना चाहिए और यही स्पेलिंग होनी चाहिए, C कैपिटल भी नहीं रख सकते। इसके अंदर मुझे एक चीज पास करनी होती है, मैचर। और मैचर के अंदर आपने पास करना होता है बात, हमें तो कि भाई बताना होता है कि भाई आपका जो मिडिलवेयर है वो कहाँ चले। तो आपने सिर्फ बता दिया भाई सिर्फ होम पेज पे चले। अगर आप चारों मल्टीपल पेजेस पे चले तो एरे पास कर दो, और फिर एरे के अंदर बता दो भाई अबाउट पे भी चले, कॉन्टैक्ट पे भी चले। तो इस तरह से आप बता सकते हो हर पेज के लिए, बट फिलहाल हम चाह रहे हैं भाई होम पेज पे चले। तो होम पेज पे चलाने के लिए हमने लिख दिया डॉट स्लैश रिप्रेजेंट करता है होम पेज। सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारा मिडिलवेयर कितनी दफ़ा चलता है। एक बार चलेगा सर, यहाँ कंसोल पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। सर कंसोल तो हटा दिया आपने। मिडिलवेयर सिर्फ एक दफ़ा चला क्योंकि हमने मिडिलवेयर को बता दिया सिर्फ आपने होम पेज के लिए चलना है और किसी फाइल्स के लिए, किसी इमेज के लिए नहीं चलना। तो इस तरह से आप जो है मिडिलवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर क्या कर रहा है, आपका पेज चलने से पहले मिडिलवेयर चलेगा हमेशा। अच्छा जी, सवाल जी।
राउट ग्रुप पे लगाना है। उसके लिए आपको बताने पड़ेंगे हर पाथ यहाँ पे। नहीं, राउट ग्रुप को यूज करते हुए आप यहाँ पे नहीं हाईलाइट कर सकते भाई फला राउट ग्रुप पे ही चले। आप उस राउट ग्रुप के अंदर जो पेजेस है ना उनके पाथ बताने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप चाह रहे हो भाई प्रोडक्ट्स के जितने भी पेजेस हैं उस सब में चले, तो उसके लिए आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो जैसे इन्होंने करी हुई है। इन्होंने कहा हुआ है कि भाई अबाउट के पेज पे चले, अबाउट के पेज पे ना चले, अबाउट के बाद जितने भी डायनेमिक पेजेस हैं उन सब पे चले। यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो फॉर एग्जांपल अबाउट स्लैश हमजा भी लिखा होता तब भी मिडलवेयर चलता, अबाउट स्लैश अली भी लिखा होता तब भी मिडलवेयर चलता। तो अबाउट के बाद जितने भी पेजेस होंगे उन सब के लिए मिडलवेयर चलेगा। तो उन्होंने इस तरह से लिखा है। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन हम पहले एक चीज़ कर लेते हैं। ये मैचर फंक्शन के बारे में और भी डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले हम रीडायरेक्ट सीख लेंगे। पहले यहाँ पे किसी का कोई सवाल? हमारे केस में जो हम ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर मिडिलवेयर में क्या काम करेंगे? लॉगिन। सर अगर लॉगिन है तो रीडायरेक्ट करें। चेक करेंगे यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, वेरीफाई करेंगे कि भाई फला यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो ये काम मिडिलवेयर चेक करेगा। मिडिलवेयर की एक खास बात ये है कि ये बिल्कुल जैसे CDN का कॉन्सेप्ट था ना, CDN में क्या होता है, आपके जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो आपकी नियरेस्ट लोकेशन में आ जाती है, स्टोर हो जाती है कॉपी बन के। मिडिलवेयर का भी ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे ये चलता है, ये बड़ा फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट रखी हुई है US में। जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पहली रिक्वेस्ट भी जब मैं करूँगा तो मिडिलवेयर मेरी नियरेस्ट लोकेशन वाला कॉल हो जाएगा। वो चेक करेगा भाई वेबसाइट को एक्सेस करने देना है या नहीं करने देना, और मुझे फौरन रिस्पॉन्स कर देगा भाई नहीं करने देना। तो मिडिलवेयर आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे चलता है। जी CDN की बता पूछना था कि इसके अंदर ये सारे वेबसाइट जो ये कैश हो जाते हैं, तो ये हमेशा के लिए वही रहते हैं। CDN के अंदर जो आपकी वेबसाइट कैश होती है उसको हम रीवैलिडेट भी कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कैश को अपडेट कर सकते हैं, वो जो कॉपी है वो अब पुरानी हो गई है उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, कैशिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कह रहे हैं हर 10 सेकंड बाद वो कैश जो है ना वो रीवैलिडेट हो, दोबारा से चेक करें भाई कि नया डेटा तो नहीं आया, तो वो हम कर सकते हैं सबके लिए। हाँ तब भी आएगा। अच्छा जी, तो कैशिंग के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी मैं जो है ना वेट कर रहा हूँ Next.js का कैशिंग का वर्जन जो है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। कैशिंग Next.js कैशिंग एक आने वाला है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं करके दे रहे हैं। 15.1.2 आ गया लेकिन अभी तक उन्होंने लाइव नहीं किया। तो Next.js का कैशिंग का जो फीचर है ना बहुत अच्छा है। वो आप समझे ना कि सैनिटी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैनिटी से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, अब बार बार सैनिटी पे रिक्वेस्ट जा रही है, अब 1000 यूज़र आ गए, 1000 लोग सैनिटी पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो सैनिटी में डेटा स्टोर हुआ हुआ है उसको Next.js ने फीचर दिया हुआ है कि अपने पास CDN पे कैश करा सकते हो, जिसका मतलब ये कि आप जितनी भी रिक्वेस्ट से जाएंगी वो सैनिटी पे नहीं जाएंगी, वो CDN पे जाएंगी और CDN से वो डेटा ला के देंगे। कैशिंग बहुत अच्छा फीचर है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि परफॉर्मेंस बड़ी फास्ट हो जाती है। सैनिटी से रिक्वेस्ट जाने पे जहाँ 2 सेकंड लग रहे थे, वहाँ कैशिंग से आपको 300 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड पे डेटा मिल जाएगा। ISR लग सकता है और भी बहुत सारी हैं उसमें। पैच पे लग जाता है। नहीं, सैनिटी के अंदर भी आप आगे एक और पैरामीटर दे सकते हैं कैशिंग का। आप सर्च करेगा, आपको उसी फंक्शन के अंदर कैशिंग का ऑप्शन भी है।
सैनिटी ने दिया हुआ। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, अब थोड़ा काम खराब होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, अभी फिलहाल स्टैटिक बना देते हैं। या कुकीज़ हमने पढ़ ली है पहले ही, तो हम एक काम ये करते हैं कि कुकीज़ के थ्रू चेक करते हैं कि भाई हम लॉग्ड इन है या नहीं। तो ये वाला काम हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, तो क्या करें, कुकीज़ सेट करने के लिए हमने एपीआई बनाई थी, अब दोबारा तो एपीआई नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ब्राउज़र से ही डायरेक्ट कुकी सेट कर लेते हैं। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, एप्लीकेशन पे जाता हूँ, यहाँ कुकीज़ का ऑप्शन है, या एक कुकी ऐड कर देता हूँ। मैं कर सकता हूँ आराम से, इतने सारे पहले ही हुए हैं, सबको हटाओ। अपना मैं एक ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा इज लॉग्ड इन। इज लॉग्ड इन मैंने इसका नाम रखा है। इसकी वैल्यू के अंदर मैं ट्रू फॉल्स रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको रखता हूँ 1। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रू भी लिखता हूँ ना, तो ये ट्रू एज ए स्ट्रिंग लिखा होगा, यहाँ बूलियन नहीं आता, यहाँ सब स्ट्रिंग है, टेक्स्ट की फॉर्म में ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। ट्रू के लिए 1 होगा, फॉल्स के लिए 0, फॉल्स के लिए 0 होगा। तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, 0 कर दिया। तो मैंने एक कुकी ऐड कर लिया डायरेक्ट ब्राउज़र से। नोट करें, हम ऑथेंटिकेशन के अंदर अभी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल रख रहे, पहले हम लॉजिक समझ लें, सिक्योरिटी वगैरह हमारे पास इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो बड़ी आराम से मैं क्या हो गया, लॉगिन हो गया। क्या किया मैंने, कुकीज़ एक सेट कर लिए। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुकीज़ सेट करना सीखे थे एपीआई के थ्रू। यहाँ मैं एपीआई नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट कुकी सेट कर लिए, जिससे अब पता चल जाएगा मैं लॉग्ड इन हूँ या नहीं। तो मुझे जो अभी मैंने कुकी सेट किया है, उसे अगर मैंने देखना है मिडिलवेयर के अंदर, तो कैसे देखूंगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कुकी स्टोर इक्वल्स टू, रिक्वेस्ट के अंदर भी आपके पास आ रहे होते हैं कुकी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको एक बना बनाया फंक्शन दिया है, तो हम वो यूज करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है कुकीज। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसोल के पहले वो वेरिएबल प्रिंट करा देता हूँ। एक वेरिएबल मैंने बनाया इज लॉग्ड इन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुकीज डॉट गेट इज लॉग्ड इन। ये गेट क्यों नहीं चल रहा, ओह सॉरी, अवेट लगाना था, अवेट लगाना है, और यहाँ एसिंग लगाना है। ठीक है, कुकीज डॉट गेट इज लॉग्ड इन। तो हम क्या कर रहे हैं, कुकीज में से इज लॉग्ड इन वाली चीज निकाल रहे हैं, जो कि अभी अभी मैंने ब्राउजर से डायरेक्टली सेट कर दी, और इस वाली चीज को मैं कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग इज लॉग्ड इन डायरेक्ट। तो ये बस मुझे बता देगा 0 या 1। 1 का मतलब मैं लॉग्ड इन हूँ, 0 का मतलब लॉग्ड इन नहीं हूँ, 0 आएगा। तो सेव करते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। चलाया मैंने लोकलहोस्ट 3000, अपने कंसोल पे चेक करते हैं, इज लॉग्ड इन हमारे पास आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 0, मतलब लॉग इन नहीं है, मतलब हम लॉग्ड इन नहीं है। तो अब यहाँ अच्छा आपने चीज सेट नोट करी, कुकीज ऑटोमेटिकली मिडिलवेयर के अंदर आ जाता है। कुकीज के अंदर आप जो भी चीज स्टोर करोगे वो ऑटोमेटिकली आप मिडिलवेयर के अंदर यूज कर सकते हो। तो कुकीज हमने कहाँ पे ऐड की है, ब्राउजर पे ऐड की है। जब मैंने लोकलहोस्ट 3000 लिखा और एंटर दबाया तो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है। जब मेरी रिक्वेस्ट जा रही है उसके साथ कुकीज भी जाएंगे, और कुकीज जब जा रहे हैं तो कुकीज मिडिलवेयर को भी मिल गया, मिडिलवेयर ने कुकीज उसमें से निकाल दी, कुकीज में से इस लॉग्ड इन वाली वैल्यू निकाल दी। तो कुकीज के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजोगे कहीं पर भी,
और आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज सेव हुए हैं, तो कुकीज आपकी रिक्वेस्ट के साथ जाते हैं खुद ही। तो इसीलिए हमारे मिडिलवेयर में भी कुकीज मिल गया हमें, क्योंकि वो हमारी रिक्वेस्ट के साथ ही आ गए थे। और उनको एक्सेस करने का आसान तरीका नेक्स्ट.js ने दिया हुआ है, अवेट कुकीज। इन्होंने बना बनाया फंक्शन दिया। वरना रिक्वेस्ट के अंदर से भी मैं कुकीज निकाल सकता हूँ। तो ये कुकीज भी रिक्वेस्ट के अंदर से ही निकाल रहा होगा, बट जो है हमने आसान तरीका यूज कर लिया। जी ये कुकी स्टोर जो है ये कन्वेंशन तो नहीं है ना, बस वेरिएबल। नहीं, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और जो है हम जो भी हमारा कुकी है उसको गेट कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने इस कुकी को कंसोल कराया तो हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आया? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया। तो हमें इसमें से क्या चाहिए? नेम चाहिए, वैल्यू वैल्यू हमें ये वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू। हमें ये वैल्यू चाहिए। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? डॉट वैल्यू। नहीं, मैं चेंज करके 0 कर दिया था। इज लॉग्ड इन डॉट वैल्यू। लेकिन नेम में निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वैल्यू मुझे चाहिए सर। अब ये मुझे बता देगा भाई लॉग्ड इन है या नहीं। मतलब 0 का मतलब लॉग्ड इन नहीं है, 1 का मतलब लॉग्ड इन है। सेव करते हैं, आते हैं भाई अपने ब्राउजर को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, तो 0 हमारे पास आंसर आ रहा है, जिसका मतलब लॉग्ड इन नहीं है। 1 आता तो इसका मतलब लॉग्ड इन है। अब यहाँ पे आप इसको यूज करते हुए कंडीशन लगा सकते हो, बहुत ही आसान, कि भाई इफ इज लॉग्ड इन, अगर हमारे पास क्या हो? ट्रू। ट्रू फॉल्स तो नहीं रखे हम, ट्रू फॉल्स की जगह पे 0 बन जीरो। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 होती है तो हम क्या करेंगे? यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट इसका लॉगिन मतलब पेज ये पे। है कि हम उसको बोल रहे हैं भाई अब इसको होम पेज पे ना जाने दो, अब इसको रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन वाले पे। लॉगिन पेज पे अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है। नहीं है, हमने पढ़ा था भाई 0 का मतलब हमने रखा है लॉगिन नहीं है, 1 का मतलब लॉगिन है। तो अगर हमारे पास कुकीज के अंदर 0 आता है तो हम यूजर को होम रीडायरेक्ट पेज करेंगे पे नहीं जाने देंगे, बल्कि उसको रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन लॉगिन वाले पेज है। पेज पे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ बस तो लॉगिन पेज हमारी है। रिक्वेस्ट जा रही है, बीच में मिडिलवेयर आया, मिडिलवेयर ने उस रिक्वेस्ट को रोक लिया लॉगिन पेज नहीं। और मिडिलवेयर ने हमें क्या किया? लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा था, लेकिन उस पर एरर आ गया। उसने एरर ये दिया है कि भाई आप रीडायरेक्ट इस तरह से नहीं करा सकते। आप किस तरह से कराएं? रीडायरेक्ट तो इसी तरह से यूज होगा, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है मिडिलवेयर की डॉक्यूमेंटेशन में, इन्होंने कहा है कि जहाँ पे आपने रीडायरेक्ट करना है न्यू आप यूआरएल। इस फॉर्मेट में करेंगे, न्यू यूआरएल, और जिस पेज पे रीडायरेक्ट करना है उसका यहाँ पे पाथ दें, और जो है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल आप जो है साथ में पास करेंगे। तो इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, ये सेम ही रहेगी तकरीबन। बस होम की जगह पे यहाँ लॉगिन आ पेज जाएगा। किया, होम की जगह क्या लिख लूँ? लॉगिन। लॉगिन। तो हमारा जो भी पेज होगा वो लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो एरर इसलिए आया था, एरर वो ये दे रहा था, अब शायद चले गया हूँ। एरर वो ये दे रहा था कि वो बोल रहा था भाई आप ऐसे पाथ नहीं बता सकते, आपको पूरा यूआरएल बताना पड़ेगा, लोकलहोस्ट 3000/login, पूरा यूआरएल। तो अब पूरा यूआरएल बार बार तो हम नहीं लिख सकते, तो नेक्स्ट.js ने कहा कि बहुत आसान है, आप बस इस तरह से लिख लो, मैं पूरा यूआरएल बना दूंगा आपके लिए। न्यू यूआरएल, बस यहाँ अपना पाथ दे दो, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के अंदर आपके पास लोकलहोस्ट 3000 वाली चीज आ रही होगी। तो ये बेसिकली आपका पूरा यूआरएल बना देगा। और अब देखते हैं हमारे पास ये चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो मैं जाता हूँ लोकलहोस्ट 3000 मतलब होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी लॉग्ड इन हूँ या नहीं? नहीं।
0 था, जिसका मतलब लॉग्ड इन नहीं है। नहीं हो। एंटर दबाते हैं तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन पे पेज नहीं आने दिया, बल्कि लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं लॉग्ड इन करने के लिए क्या कर सकता हूँ, लॉगिन यहाँ पे जो पेज हमारे कुकीज हैं इन्हीं को अपडेट कर देते हैं। एप्लीकेशन पे मैं जाऊँगा, ये मैंने कुकी सेट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0, इसको मैं कर देता हूँ 1 का मतलब अब मैं हाँ लॉग्ड मैं इन। लॉग हूँ। वापस आता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे, एंटर दबाता हूँ तो अब होम पेज पे जाने दिया। दे रहा है। तो ऑथेंटिकेशन की जो लॉजिक है, जो मिडलवेयर कंट्रोल कर रहा है, वो इसी तरह से कर रहा होगा। बट इस जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है ना, इसमें सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क क्या है, कोई भी कुकी पे जाके 0-1 करेगा, लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। यस उसके लिए हम सिक्योरिटी वाली चीज अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मिडिलवेयर का हमें काम समझ आ गया कि ये चेक करेगा फला यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। या नहीं, लेकिन हमें इसको सिक्योर बनाना होगा ताकि सिक्योरिटी चेक करे। सवाल, तो कुकीज हमने पढ़ा, कुकीज ब्राउजर के अंदर एक स्टोरेज है जो कि हर वेबसाइट के लिए अलग अलग कुकीज सेट करता है। कुकीज के अंदर हमने एक वैल्यू सेट करी कि भाई फला यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। कुकीज के अंदर इसलिए सेट करी क्योंकि कल को यूजर रिफ्रेश करे तो कुकीज रिफ्रेश करने के बाद भी रहते हैं वहीं पे, तो आप लॉगिन रहोगे। जैसे इस केस के अंदर अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, दोबारा रिफ्रेश किया मैंने, अभी भी लॉग्ड इन, ब्राउजर बंद करके खोलूंगा, ये टैब बंद करके खोलता हूँ, अभी भी लॉग्ड इन। तो कुकीज में स्टोर करने का ये फायदा हुआ कि आप लॉग इन रहोगे, बार बार ईमेल पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। फिर कुकीज में से ही हम जो है वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि भाई फला यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। और वो काम कौन कर रहा है, वो हमारे पास मिडिलवेयर है। मिडलवेयर। तो कोड को गौर से देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें। सवाल है तो फिर पूछें। हो सकता है सब, अमीन ने अनाउंसमेंट तो करी थी रिसेंटली, बट मेन जो क्राइटेरिया ना वो है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बनवाने का सिर्फ एक मकसद है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहे आप लोगों को ऐसे ही आगे भेज दें, लेकिन आगे आप करोगे क्या? मतलब 1 साल गुजार लिया तो अभी तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ बना सकते हैं। कल को कोई पूछे, हाँ भाई 1 साल आपने गवर्नर हाउस में गुजारा, कुछ बना सकते हो? यस सर। तो आप बोले हाँ भाई मैं अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ, बोलेगा वो तो मैं वर्डप्रेस से भी बना दूँ, फिर क्या बोलोगे? बोलेगा मैं वर्डप्रेस से 5 मिनट में बना लूँ, 10 मिनट में बना लूँ, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो एकदम सारी होगी, उसमें क्या होगा, आपकी एसईओ अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। मैं जो आपको, और स्केलेबिलिटी का भी मसला होगा, ज़्यादा यूजर्स आएंगे तो उसको स्केल करना भी एक मुश्किल काम है। हो जाती है लेकिन उसकी फिर कॉस्ट भी होती है और जो है एक काम है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके पास स्केलेबिलिटी, एसईओ। जाहिर सी बात है एसईओ अच्छी है तो आपके क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपकी वेबसाइट अच्छी होगी तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपके बिजनेस का। वर्डप्रेस का फ्रंट एंड हम क्यों यूज करें, तो नेक्स्ट का फ्रंट एंड यूज करें, वर्डप्रेस का बैक एंड यूज करेंगे एपीआई के थ्रू। इसको हम कहते हैं हेडलेस वर्डप्रेस। मतलब वर्डप्रेस का हेड निकाल दिया, फ्रंट एंड निकाल दिया, सिर्फ कंटेंट मैनेज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हेडलेस वर्डप्रेस आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये चीजें जी नहीं, आप यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड, कुछ नहीं होगा। वो एक्सपायर ये हो रहा है, उनके प्रीमियम फीचर आपको मिलेंगे जो कि आपको पता भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या हम कौन से प्रीमियम वर्जन यूज करें। एक हमारे पास लाइब्रेरी है क्लर्क।
क्लर्क हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहता है भाई आप लॉग इन साइन अप बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर दो। इसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी हम रखेंगे। आपके पास बहुत जगह पे आता है लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, वो वाली चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट करके दे देंगे। साइन अप भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। यूजर्स का जो डेटा होगा वो भी हम स्टोर करके दे देंगे सिक्योरली। तो इसलिए हम क्लर्क यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लर्क सारे काम कर लेगा ना। लेकिन जब आप बड़ी वेबसाइट किसी और के लिए बनाओगे तो उस वक्त क्लर्क नहीं यूज करना। क्लर्क छोटी वेबसाइट के लिए सही है, उस वेबसाइट के लिए जिसके अंदर मंथली जो है एक्टिव 10,000 यूजर्स हैं। मतलब एक्टिवली 10,000 यूजर्स वेबसाइट आ रहे हैं, तो एक्टिवली 10,000 बड़ी वेबसाइट होती है, तो 10,000 तक तो फ्री में चलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी है आपकी मीडियम साइज एप्लीकेशंस के लिए। हर मंथ ये रीसेट हो जाता है, तो मतलब 10,000 मंथली, मतलब हर महीने में ये रीसेट होता है। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है? बहुत आसान है। कहाँ है भाई लॉगिन का पेज? यहाँ आ रहा होगा गेट स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फ्री। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आप लॉगिन कर लेंगे, मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ। बैन कर दिएगा मेरा। गिटहब से लॉगिन करता है भाई, हो गया क्या? ईमेल पासवर्ड से करता है। हाँ, ईमेल पासवर्ड से किया हुआ है ना मैंने, इसलिए नहीं हो रहा शायद। इनका खुद ऑथेंटिकेशन नहीं चल रही है। अच्छा, ये साइन अप का पेज है, सॉरी। साइन इन में चलते हैं। और यहाँ मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो कल ही बनाया मैंने। तो साइन इन कर लिया। साइन इन करते ही हमारे पास क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम पहली एप्लीकेशन बनाते हैं। हमने कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन रखना है अपने फॉर्म में? एक ईमेल पासवर्ड वाला रख लेते हैं, एक गूगल का रख लेते हैं, भाई लॉगिन विद गूगल भी कर सकें। और भी रख सकते हैं, एप्पल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक और पता नहीं कितने। गिटहब भी कर लेते हैं, गिटहब ये इसको भी कर लेते हैं। तो देखो हमारा जो फॉर्म है ये भी ये बना के दे रहा है। तो ये हमारा यूआई भी बना के दे रहा है। नीचे इनका मार्केटिंग हो रही है, बट जो है यूआई बना के दे रहा है। इनिशियल लेवल के लिए हमारे पास ये बहुत आसान टूल है। अच्छा, क्या नाम रखें? क्लास 16 नाम रख देते हैं, बाद में डिलीट कर दूँगा। 17 क्रिएट करने के बाद ये मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएगा भाई क्या क्या करना है। हमारी हमने जितने भी अपने सीक्रेट्स रखने होते हैं वो इसके अंदर रखते हैं। तो हमारा क्लर्क जो है वो हमारा अकाउंट कोई और ना यूज़ करे ना। तो क्लर्क ने बोला है भाई आपके यहाँ पे सीक्रेट है, ये मेरा देख लो भाई आप लोग। ये क्लर्क की सीक्रेट की है जो कि मेरे अकाउंट की है। अगर आप लोगों के पास आ गई तो आप भी मेरा अकाउंट यूज़ करने लग जाओगे। ठीक है, नोट कर ली? चलो अब कर लेते हैं। टेस्ट अकाउंट है, वैसे भी क्या कर लोगे। अच्छी बात है, मेरे पास आप लोगों के कस्टमर आते रहेंगे, अकाउंट्स आते रहेंगे। अच्छा, .env.local हम फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं .env.local हमारे पास एक फाइल है जो कि हमारे पास सीक्रेट्स स्टोर करने के लिए होती है। कुछ नहीं करना, हमने जो हमें सीक्रेट्स दिए गए हैं वो हमने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देना है। रूट पे बिल्कुल आपके पास जो SRC के बराबर में बिल्कुल रूट पे बना है जहाँ सारे फोल्डर हैं। .env.local इसको आप सेव कर लो। इसके अंदर आपकी क्लर्क से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हैं जो कि सीक्रेट्स हैं, आप ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते जैसे मैं कर रहा हूँ।
ओके, नीचे आते हैं। अगला काम ये कह रहा है middleware.ts में जाके ये छेड़खानी कर दो। अच्छा, इसके बारे में क्या कर रहा है ये भी लिखा हुआ है भाई। अपडेट योर मिडिलवेयर फाइल। अच्छा ठीक है, आगे enables authentication and is where you will configure your protected routes। तो ये मिडिलवेयर के अंदर वो कह रहा है कि अगर आपने, हम मिडिलवेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे कोई प्रोटेक्टेड राउट्स हों जैसे डैशबोर्ड, उसको कोई एक्सेस ना कर पाए तो हम मिडिलवेयर से कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बना बनाया फंक्शन दिया। इसमें आपने कुछ चेंजेस करनी होगी। हम इसको बोलेंगे, इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे कि भाई डैशबोर्ड पे यूज़र ना जा सके बगैर लॉगिन करें, तो यहाँ हम बताएंगे। तो उसका कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। पेजेस जाहिर सी बात है हम अपने बताएंगे, वो हम बाद में बता देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो हमारा जो मिडिलवेयर था, इस कोड का क्या करूँ, इसको करो, हटाते नहीं है, 3 मशीन डैमेज, कमेंट कर देना। कमेंट करते हैं, नीचे इसके सबसे नीचे ये लिख देते हैं। अच्छा ये भाई इन्होंने मैचर के अंदर पता नहीं क्या लिख दिया, समझ आ रहा है क्या लिखा है? फाइल्स लिखी है। खैर इन्होंने कमेंट्स भी लिखा हुआ। हाँ कौन था ये? भदोभदी याद आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पे कह रहा है, जैसे मैंने इनिशियली बात करी थी कि भाई हमारा मिडिलवेयर हम चाह रहे हैं सिर्फ पेजेस पे चले, इमेजेस के लिए ना चले, आइकन्स की जो फाइल है उसके लिए ना चले, हमारे पास जो फॉन्ट की फाइल है उसके लिए भी ना चले, CSV फाइल के लिए भी ना चले, किसी भी फाइल के लिए ना चले, सिर्फ आपके पास किसके लिए चले, HTML वाली फाइल्स के लिए चले। तो ये भाई बड़े मुश्किल सिंटैक्स में ये वाली चीज़ लिखी हुई है जी। अरे वो लिखा कहाँ है, हमने कॉपी पेस्ट किया है। नहीं लिखने तो अच्छा है, क्योंकि अब जो आपका मिडिलवेयर है ना वो अब हर पेज पे चलेगा सिवाय इन फाइल्स के। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास 100-200 पेजेस हैं, तो 100-200 पेज एक एक करके थोड़ी लिखेंगे। तो हमने कहा भाई सब में चला लो लेकिन इन फाइल्स पे ना चलाना बस। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये यहाँ से, ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा नीचे आओ ना तो यहाँ इन्होंने भी इस तरह की चीज़ दी हुई है। तो ये वाला मैचर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं इन फाइल्स को नहीं मिडिलवेयर में रखूँगा। ओके, हम क्लर्क को फॉलो कर रहे हैं, नीचे आते हैं। वो कह रहा है भाई layout.tsx के अंदर ये कोड लिख लो। आगे कुछ है इसके बाद? ओ हो गया भाई। अच्छा क्या कोड लिखवा रही है हमसे? ये कह रहे हैं कि भाई साइन आउट के लिए आपके पास एक कंपोनेंट बना बनाया इन्होंने दिया है, साइन इन के लिए एक बना बनाया कंपोनेंट दिया है, और कहाँ है साइन अप? कहाँ है वो? साइन इन के अंदर ही होगा शायद, देख लेंगे। तो ये बेसिकली बने बनाए कंपोनेंट्स आपको दे रहे हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अभी देखेंगे इसको यूज करके, देखेगा लॉगिन फॉर्म बना बनाया, साइन अप फॉर्म बना बनाया, तो बड़े ही आराम से। अच्छा इसको कॉपी कैसे करेंगे? इसको ही मैं काम करता हूँ, सिर्फ HTML वाला पार्ट कॉपी करता हूँ। आ गया, सिर्फ HTML वाला पार्ट कॉपी करता हूँ, बाकी इंपोर्ट वाली जो चीज़ है ना वो वापस लगा देंगे। अपने कोड पे आते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं मिडिलवेयर में जो चेंजेस करिए। मैं आता हूँ अपने layout.tsx के अंदर। यहाँ पे आने के बाद HTML की फाइल के अंदर ये HTML पार्ट को रिप्लेस करके मैं क्लर्क वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लर्क के बने बनाए कंपोनेंट्स है बहुत सारे, तो इन सब को मुझे इंपोर्ट कराना होगा। कहाँ से इंपोर्ट कराऊंगा? क्लर्क नेक्स्ट.js के अंदर से। तो साइन आउट के आगे जाके मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये मुझे बता देता है कि आप कहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, कंट्रोल स्पेस। तो ये मुझे बता रहा है, मैं बस एंटर करता जा रहा हूँ, मेरे पास इंपोर्ट की फाइल वो ऐड होती जा रही है। अभी दिखा भी दूंगा। साइन इन भी इंपोर्ट करा दिया, यूजर बटन भी इंपोर्ट करवा दिया, इंपोर्ट करा दिया।
तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर इंपोर्ट करा दी हैं, ये रही, बस ये इंपोर्ट वाली लाइन लिखी है हमने, और जितनी भी HTML थी क्लर्क की वो हमने लिख लिया। सेव करते हैं, देखते हैं लॉगिन साइन अप हो गया हमारा। रिफ्रेश किया, क्या हुआ भाई? आ गया साइन साइन इन का बटन आ गया ऊपर, इस पे क्लिक करते हैं, साइन इन का फॉर्म खुल गया जो कि एक अलग वेबसाइट पे खुला है, बट हमारे पास साइन इन का फॉर्म खुल गया। यहाँ पर आके मैं लॉगिन विद गूगल भी कर सकता हूँ, लॉगिन विद गिटहब भी कर सकता हूँ, ईमेल भी डाल सकता हूँ, और यही पे वो कह रहे हैं साइन अप का भी ऑप्शन है। तो हम एक काम ये करते हैं कि मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ। अरे वो लॉग आउट तो लॉगिन होने के बाद आएगा ना, पहले से कैसे आएगा? तो मैं लॉगिन विद गूगल मैंने कर लिया है, और यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यस सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ। और ये कैसे पता चलेगा? ओ, ये हमें पता चलेगा, यहाँ देखो ऊपर एक इमेज भी आ गई, यस सर जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ लॉग आउट का भी बटन आ रहा है, साइन आउट। यस सर हाँ, आप भी लगा, आपकी तस्वीर में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास खुद ही इसने यूजर वाला कंपोनेंट भी इंप्लीमेंट कर लिया। मैनेज अकाउंट में मैं जाता हूँ तो भाई इसने ये वाली चीज भी दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया इसमें। अपडेट प्रोफाइल भी कर सकता हूँ, पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ भाई। अच्छा, पहले ये बना बनाया तो देख लो ना। तो हम बड़े ही आराम से देखें कि किस तरह से क्लर्क ने कितना आसान कर दिया। Yes, sir. इतना महंगा है, 10,000 यूजर्स तक फ्री है, लेकिन उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे ना वो भी सही वाले लगते हैं। जो चीज़ आप फ्री में करवा सकते हो वो आप क्लर्क को पैसे देके करवा दो, और वो पैसे देके क्यों करवा रहे हो उसका एक फ़ायदा हमने देख लिया, 10 मिनट के अंदर लॉगिन साइन अप हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैं क्लर्क के डैशबोर्ड पे जाऊँ तो यहाँ देखो ये मुझे बता रहा है कितने यूज़र्स लॉगिन हो गए हैं, कितने यूज़र्स अभी एक्टिव हैं, कितने लोगों ने अभी दिसंबर में साइन अप किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है मैं यूज़र्स भी देख सकता हूँ। ये मैं अभी मैंने साइन अप किया था तो मेरी ईमेल वगैरह भी आ गई है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बैन कर दो भाई। अच्छा, बैन प्रो वर्जन है, कोई बात नहीं, डिलीट हम कर सकते हैं, व्यू हम कर सकते हैं प्रोफाइल। तो ये सारे डैशबोर्ड वाले फंक्शनैलिटी आपको कस्टम इम्प्लीमेंट, ये देखें बता भी रहा है कहाँ से लॉगिन किया है, विंडोज से लॉगिन किया है, और भाई लोकेशन भी बता दी है, कब लॉगिन किया वो भी बता दिया, मतलब सब निकाल दिया। किसका यूआरएल? हाँ, क्लर्क का ये यूआरएल है। अच्छा, एक क्लर्क का मैंने डैशबोर्ड खोला है। आपका जो आप देखें अपनी नेक्स्ट.js में कैसे लॉगिन साइन अप इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, साइन आउट करके भी देख लेते हैं। साइन आउट मैंने किया तो अब देखें वापस साइन इन का बटन आ गया। साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये इन्होंने अपना कस्टम यूआई दिया हुआ है। तो बहुत आसान स्टेप से मैंने सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। ये पर यूजर पे लगाते हैं कुछ $0.14। यहाँ लिखा होगा ना इनकी प्राइसिंग में, तो मतलब 10,000 एक यूजर हुआ तो वो जो एक यूजर एक्स्ट्रा है ना उसका भी आप पैसे दोगे, तो वो कम है। लेकिन आप इस तरह से कंसीडर करते हैं कि भाई कहाँ है क्लर्क, खोल लेता हूँ पहले। क्लर्क की प्राइसिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10,000 यूजर तक तो ये निकाल लेगा, लेकिन उसके बाद वो कहता है भाई पहले तो $25 देने होंगे हर महीने, ये फिक्स है। उसके बाद 0.02 है पर यूजर 0.02, मतलब 10,000 के बाद जो अगला यूजर आएगा उसके लिए 0.02। तो अगर 11,000 यूजर हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से। तो मतलब अगले जो 1000 यूजर्स आए हैं 10,000 के बाद उनके आपको देने पड़ेंगे $20। और अगर 20,000 यूजर्स हो गए आपकी वेबसाइट में $200। तो मतलब ये बढ़ते जाएंगे फिर।
तो इसलिए 10,000 तक तो ये ठीक है। 10,000 के बाद आपने जो है फिर अपना कस्टम सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं एक सवाल क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें कस्टम यूआई बनाना है। बना सकते हो, लेकिन फिर पूरा यूआई खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आगे सिंपली आप सर्च करो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, कस्टम यूआई नहीं देंगे क्या? कस्टम यूआई भी आप बना सकते हो। इसमें आप सर्च करो क्लर्क कस्टम यूआई। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई क्लर्क के आप एलिमेंट्स भी आप यूज कर सकते हो। मतलब कि देखिए शेड सीएन जैसे कंपोनेंट आपको दिए मैं इसने, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्रिएट योर अकाउंट की जगह आप कुछ और लिख दो, नॉट क्रिएट योर अकाउंट। तो इस तरह की देखिए ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते होंगे क्लास नेम देके, तो ये भी कर सकते हैं। सर अकाउंट ना भी बनाओ फिर भी साइन इन हो जाते हैं, साइन अप भी नहीं लेके। हाँ, वो ऐसा होता है बहुत सारी वेबसाइट पे कि जब आप लॉगिन विद गूगल करते हैं ना, तो साइन अप भी करा देता है, लॉगिन भी करा देता है, दोनों काम कर देता है। तो ये होता ही है, हर वेबसाइट में होता है। ईमेल वाली क्या सब तो कर दी है। जी, उसका डेटा आ तो रहा है माई डैशबोर्ड पे। ईमेल पे लाने के लिए आपने जो है फिर यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है वेबहुक्स। क्लर्क आपसे कहता है कि भाई मैं आपको वेबहुक्स देता हूँ। वेबहुक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये करा सकते हो, क्लर्क को कह सकते हो कि भाई ईमेल सेंड कर दो मेरे ईमेल पर, लेकिन उसके लिए आपको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। तो वेबहुक का एक काम है, उसके बारे में बस मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉन्फ़िगर वेबहुक। जब भी कोई नया यूज़र आएगा आप अपनी कोई एपीआई कॉल करा सकते हो, और उस एपीआई में क्या करा सकते हो, ईमेल सेंड करा सकते हो खुद को। तो इस तरह के काम वेबहुक से होते हैं जी। यहाँ पे बताएंगे ना, मिडिल वेयर में अगर मुझे बताना है भाई फला यूज़र डैशबोर्ड वाले पेज पे नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ मिडिल वेयर के अंदर इसी में क्लर्क मिडिल वेयर का जो फंक्शन है इसी में ही बताऊँगा। यहाँ बता रहा होगा कुछ ना कुछ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा इसके बारे में। डेटा कहाँ से लाएंगे? देखिए ये बता रहा है कि भाई साइन इन होने के बाद कहाँ पे भेजना है, तो आप वो यूआरएल बता सकते हैं। ऑडियंस, डिबग, डोमेन, JWT की, प्रॉक्सी, पता नहीं क्या क्या, और प्रोटेक्टेड राउट्स भी होंगे आपके पास। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, सिंपल फंक्शन को कॉपी करो, यहाँ पर आओ डॉक्स, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड चीज़ें आ गई कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैचर फंक्शन आ गया इसका। ये देखें आपने कौन कौन से राउट जो है वो प्रोटेक्टेड बनाने हैं जिसमें बगैर यूज़र लॉग इन नहीं जा सकता। तो यहाँ उसकी डिटेल्स है भाई, डैशबोर्ड के सारे पेजेस प्राइवेट हों, फॉरम के सारे पेजेस प्राइवेट हों, तो उसके लिए भी इन्होंने सिंपल सा कोड दिया भाई, आपने बस मिडिल वेयर के अंदर पेस्ट करना। प्रोटेक्टेड राउट्स, तो सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और काफ़ी काम ये आपके कर देंगे। यहाँ पे भी वो प्रोटेक्टेड वाला काम कर रही है। तो खैर अब सवाल ये आता है कि भाई आप सिर्फ क्लर्क पे डिपेंडेंट रहना, आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एक और चीज सीखनी होगी। मैंने जो थ्योरी कराई है ना, उसमें मैंने सिक्योरिटी वाला पार्ट नहीं कवर करा। होता क्या है कि मैं अगर थोड़ी थ्योरी बताऊं इसकी, तो किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट होती है, जो ऑथेंटिकेशन वगैरह इसमें कुकीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन क्लर्क ने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि कोई भी यूज़र ऐसी कुकीज़ में जुगाड़ करके लॉगिन ना हो जाए। तो ये क्लर्क ने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी होती है। सिक्योरिटी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, इसकी एग्जांपल इस तरह से आप समझें कि आप किसी पार्क पे जाते हैं, वहाँ आपको एक बैंड पहनाया जाता है, उस बैंड के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होता है। वो कोड आपको नहीं समझ आएगा, वो कोड सिर्फ उन पार्क वालों को समझ आएगा, उनकी जो एप्लीकेशन है उन्हें समझ आएगा।
तो बैंड आपको पहना दिया है। पार्क में अंदर जाने के लिए जरूरी ये है कि वो बैंड होना चाहिए वैलिड। ऐसा हो 10 साल पुराना बैंड पहनकर आ गया, वैलिड बैंड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पार्क के गेट पे जैसे ही जाओगे, मिडिल वेयर वहां बैठा होगा, मिडिल वेयर बोलेगा हाँ भाई बैंड चेक कराओ, बैंड चेक करेगा, उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा जो कि आपको नहीं समझ आएगा लेकिन मिडिल वेयर समझ जाएगा। मिडिल वेयर उसको स्कैन करेगा, वो बोलेगा हाँ भाई ये जो है बंदा वो वैलिड है, वो पार्क के अंदर आ सकता है, वो एप्लीकेशन के अंदर आ सकता है। बंदा अंदर आ गया, जैसे यहाँ पे आप लोग कार्ड दिखा के आता है वैसे ही वो आपका बैंड होता है। तो ये जो बैंड है ना, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड आपके बेसिकली कहाँ पे स्टोर होता है ब्राउजर में, डेटा के ये जो बैंड मैंने बताया ना, ये बेसिकली उसको अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो आपके ब्राउजर में कुकीज के अंदर स्टोर होता है। उसका नाम जो है, टेक्निकल नाम है उसका सेशन आईडी। सेशन आईडी सेशन आईडी वो अलग चीज है। JWT भी है, ऑथेंटिकेशन करने के बहुत तरीके हैं। एक आपने बोला JWT, वो भी एक तरीका है, एक है सेशंस, वो भी एक तरीका है। क्लर्क जो यूज कर रहा है वो सेशंस वाली अप्रोच यूज कर रहा है। JWT भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो इम्प्लीमेंट की हुई है, जो मैंने रिसर्च करी है कल, वो सेशंस वाली है। अच्छा, उसमें क्या है, कुछ नहीं, आपको एप्लीकेशन में आने से पहले आपने अगर सही ईमेल पासवर्ड बताया तो आपको एक बैंड बनाया गया। वो बैंड आप समझे आपकी कुकीज में स्टोर हुआ। जब आप एप्लीकेशन के अंदर आओगे, अब आपको कोई राइड में जाना है, किसी रोलर कोस्टर में बैठना है। जब आप रोलर कोस्टर में जाने लगोगे तो क्या वो मिडिल वेयर फिर से आपका बैंड चेक करेगा या नहीं? नहीं करेगा। करेगा, हर बार चेक करेगा। कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, कहीं आपने उस मिडिल वो जो बैंड था उसके अंदर कुछ छेड़खानी तो नहीं कर दी, पता चला कुछ कोड वोड चेंज कर दिया, आप एडमिन हो गया। तो वो चेक करता है बार बार कि इसमें कुछ छेड़खानी तो नहीं करी हुई, और वो चेक कर लेता है। अगर आपने कुछ छेड़खानी करी हुई है ना, आपको बोलेगा चलो भाई बाहर, आपको गेट से बाहर मतलब एप्लीकेशन से बाहर निकाल देगा, आपको लॉग आउट कर देगा। फिर आप दोबारा से ईमेल पासवर्ड डालोगे तो फिर लॉगिन हो सकते हो। तो वो जो बैंड है वो आपका कुकीज एक तरह से है, वो आप लेके हर जगह घूम लो। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, आपका जो कुकी है, आप चाह रहे हो भाई फला यूजर को डिलीट करना, तो जब आप डिलीट करने जाओगे तो मिडिल वेयर चेक करेगा कि भाई फला यूजर डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता। मिडिल वेयर आपके पास चेक कर रहा होता है ये सारी चीजें कि भाई फला यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अब वो कैसे चेक कर रहा होता है, सेशन आईडी जो आपके बैंड में लिखी हुई है, जो आपकी कुकीज में स्टोर हुआ है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एक चीज आपके पास होती है सेशन आईडी, एक होता है सेशन, दोनों अलग अलग चीजें। क्या फर्क होता है? सेशन आईडी एक्सपायर नहीं होती, सेशन एक्सपायर हो जाता है, सेशन आईडी एक्सपायर नहीं होती। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है ये एक सेशन होता है, और सेशन आईडी इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है। जब यूजर लॉगिन करता है, वो सर्वर पे जाता है, वहाँ पे एक सेशन आईडी क्रिएट होती है। जो सेशन हम जिसमें रन होने वाला था, हमारा जो सेशन होता है उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, वो कुकीज में स्टोर होती है। अच्छा, सेशन जो है हर यूजर के अलग अलग होते हैं या हर यूजर का सेम हो सकता है? अलग अलग। यहाँ से किसी की आवाज आई थी, सेशन और सेशन आईडी। सेशन जो है आपके पास, आप जब बैंड लेने गए थे ना, जब आप पार्क के अंदर एंट्री कर रहे थे, तो आप जब एंट्री करने से पहले वो आपसे पूछते हैं भाई ईमेल पासवर्ड बताओ, या आप साइन अप कर रहे हो तो वो बोलेगा भाई ईमेल पासवर्ड लिखवाओ, या जो है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताओ, रजिस्ट्रेशन करूँ आपकी मैं रजिस्टर में। तो वो जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करा रहे हैं, या आपकी पहले से अगर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो वो जो डेटा है वो सेशन है। उस सेशन, वो जो आपका डेटा है प्राइवेट डेटा, उसके बदले आपको एक आईडी दे दी गई है जिसको हम सेशन आईडी कह रहे हैं, जो आपकी कुकीज में स्टोर हुई है, आपके बैंड में स्टोर हुई है। तो जब आप मिडिल वेयर के पास जाते हो ना, मिडिल वेयर आपके बैंड में से वो आईडी निकालता है और चेक करता है कि भाई आपका डेटा जो रखा हुआ है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। पता चला आप किसी और की सेशन आईडी लेकर आ रहे हो, या आपने वो सेशन आईडी चेंज कर दी हो,
तो चेक करता है भाई सेशन आईडी जो आप ला रहे हो वो आपके सेशन डेटा से, सेशन डेटा, सेशन क्या है, कुछ नहीं, यूजर का नाम होगा, यूजर की ईमेल होगी। सेशन एक तरह से ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ईमेल, नेम और भी प्राइवेट डेटा होता है। तो मिडिलवेयर हमेशा चेक करता है, सेशन आईडी उठाता है, चेक करता है भाई ये सेशन आईडी सही है, और फिर उस सेशन का अगर कोई डेटा वगैरह देना हो तो वो दे भी देता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई मेरी ईमेल बता दो, ये बता देगा। तो सेशन जो है आपके पास क्लर्क यूज कर रहा है, बिल्कुल इस बैंड की तरह है। इस बैंड को आप चेंज नहीं कर सकते, इस बैंड को आप तोड़ नहीं सकते, किसी और का बैंड चुरा नहीं सकते, हाथ में बंधा हुआ। हाँ, अगर आप खुद किसी को अलाउ करें, हाँ भाई ये लो भाई मेरा बैंड ले लो, तो फिर तो चला जाएगा। वैसे कोई छीन छान करके, कोई ऐसे करके आपका बैंड नहीं ले सकता। तो इसलिए ये जो ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। किसी ने अगर इसकी सिक्योरिटी बाईपास कर ली ना, आप सोचो किसी का भी अकाउंट खोल रहा है, वो है जो एक का अकाउंट खोल लिया, किसी को मैसेजेस कर रहे हैं भाई बैलेंस डलवा दो, नहीं आपका अकाउंट कोई और खोल रहा है, वो कह रहा है लेते बुरे वक्त नहीं आए सर। तो भाई ये आपके पास सेशन वाली चीज है। तो होपफुली हमारे पास अच्छा ऑथेंटिकेशन की और भी थ्योरी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें एक्सपायरी देखनी होती है। ऐसा तो नहीं होता आप फेसबुक में एक दफ़ा लॉगिन करो और हमेशा जिंदगी भर लॉगिन रहो, नहीं, कभी ना कभी जाके वो खुद ही लॉग आउट हो जाता है। आप अगले दिन आओगे लॉगिन रहेगा, उसके अगले दिन आओगे हो सकता है लॉग आउट हो जाए। तो वो जो आपके सेशन होता है ना, वो एक्सपायर भी हो जाता है, उसमें एक्सपायरी डेट भी, जो मैं सेशन बताया ना जिसमें नेम था, ईमेल था, उसमें एक एक्सपायरी डेट भी होती है कि भाई इतने अरसे बाद जो है, अब पार्क के अंदर आप दूसरे को पार्क में थोड़ी रहने लग जाओगे, पार्क में वो देखेगा, हर बार चेक कर रहा होता है ना, जब भी आप किसी झूलों में जाते हो वो चेक करता है, भाई सही है सही है। जब उसको लगा भाई ये एक्सपायर हो गया, आपको बोलेगा चलो बाहर, पार्क से बाहर। तो वो बैंड जो है आपके पास वो इम्पोर्टेंट है, और वो स्टोर हुआ है कुकीज के अंदर। जी सवाल जी। इसमें ये भी फीचर्स हैं। इनका सवाल ये है कि भाई रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे कराई जाए। मतलब अगर कोई बंदा लॉगिन हुआ है तो एप्लीकेशन को पता होना चाहिए ना, भाई मैं लॉगिन हुआ तो मैं फैकल्टी का हूँ, आप लोग लॉगिन हुए तो आप स्टूडेंट्स हैं। तो ये रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। अरे बहुत चीज़ें इसके अंदर ये भी मैं कर सकता हूँ कि मैंने अपना एक अकाउंट बनाया और मैं अपने कंपनी के अकाउंट के अंदर और यूजर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब यूजर्स का भी सब यूजर, ये भी मैं कर सकता हूँ। ये इतने फीचर्स देता है, बट अगेन वही बात है पेड। अब आपको अगर कस्टम बनाना है भाई, तो फिर क्या करें, उसके लिए एक लाइब्रेरी है ऑब्जेक्ट, एक और लाइब्रेरी थी उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। इसके कोई चार्जेस नहीं है, जितने भी यूजर्स आपके पास होंगे वो आप अपने पास रखवा सकते हो। अभी इस केस में किसके पास रखे हुए हैं, क्लर्क के पास रखे हुए हैं। तो क्लर्क के पास रखे हुए, ज़्यादा सिक्योरिटी होगी बट रखे हुए क्लर्क के पास है। और जेएस के अंदर आप अपने पास रखवा सकते हो, ये फ्री है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, जो कि ये लाइब्रेरी वो कोड लिखना आसान कर देती है। इसके अंदर इन्होंने सेशंस वाले कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, ये देखें, सेशन स्ट्रेटजीज और डेटाबेस। जाहिर है आपका डेटा जहाँ स्टोर होगा डेटाबेस में, वो डेटाबेस भी आपका अपना होगा, वो भी बनाना पड़ेगा। तो हमें नहीं आता था तो इसलिए हमने कस्टम नहीं बनाया। जी, ओटीपी भी कर सकता है, सब अपना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में जैसे बैंक्स है, वो ज़ाहिर क्लर्क में थोड़ी रखवाएंगे, वो अपना बनाएंगे। और जेएस बनाने में आसानी कर रहा है तो और जेएस को यूज़ करेंगे। एक सेकेंड जी। अरे डेटा कहाँ रखोगे, वर्सल के अंदर तो वेबसाइट रखी हुई है। आपका जो डेटा है ना, डेटा जैसे यूजर्स का डेटा है, वो कहीं स्टोर कराना पड़ता है, वर्सल में थोड़ी स्टोर करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो डेटाबेस हमें चाहिए होगा
और डेटाबेस हमने नहीं पढ़ा तो अभी नहीं इम्प्लीमेंट किया। डेटाबेस के लिए हाँ, अगर आपको डेटाबेस आता है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आजकल के ज़माने में बहुत आसान है। मोंगोडीबी है आपके पास, सुपरबेस का डेटाबेस है, सुपरबेस का मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली, बहुत अच्छा डेटाबेस है सुपरबेस, SUPA बेस। हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे डेटाबेस, अगर टाइम बचा तो फिर देख लेंगे एक नज़र, लेकिन हमारा जो कोड होगा वो फ्रंट एंड API इंटीग्रेशन सैनिटी तक हम पहुंच गए, और API बनाना भी सीख ली, बट वो एक डेटाबेस वाली चीज़ रह गई, टाइम बचा तो वो देख लेंगे वरना। अच्छा ये देखो, लुकिंग फॉर अ होस्टेड ऑल्टरनेटिव, तो भाई क्लर्क ने भी स्पॉन्सर कर दिए इन्हें क्लर्क बड़ा चलाक है। तो चले खैर, तो अगर आपने अपना लॉगिन साइन अप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट लाइब्रेरी है Auth.js। ये आपको लॉगिन विद गूगल, OTP वगैरह ये सब इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जी। क्या है, कौन सवाल कर रहे हैं? आज मेरी फैकल्टी जो है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं जो है उस मैथ्स के टीचर की तरह हूँ, क्योंकि बारिश में भी तैरते तैरते मैं तो मैं नहीं आता तो फिर आप लोग फिर छुट्टी करते, लेकिन मैं तो आऊँगा एक बार। यस सर। अच्छा, आप लोग भी आ रहे हैं भाई, बड़ी बात है। अब हमने आगे की डिस्कशन करनी है, पहले तो मैं यहाँ स्टूडेंट लीडर्स को पहले बुला लेता हूँ, आ जाओ ना। मुझे नाम एक एक करके याद नहीं है, इतने सारे हैं ना माशाल्लाह, तो स्टूडेंट लीडर्स आ जाए भाई, वहाँ कुर्सियाँ भी लगा देंगे।